नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सीडीएस बिपिन रावत पंचतत्व में हुए विलीन। रावत साहब और उनकी पत्नी की अस्थियां आज गंगा में हुई विसर्जित। मोदी ने किया बड़ा ऐलान। दिल्ली बॉर्डर से आंदोलन जीवियों का उखड़ गया तंबू। अपने अपने गांव पहुंचने लगे किसान, लेकिन गाजीपुर में टिके रहेंगे टिकैत। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का नया दावा, घर पर जल्द होगी छापेमारी। हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना करने पर मांगी माफी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का किया उद्घाटन। 6200 से अधिक गांवों के लगभग 29 लाख किसानों को फायदा। विपक्ष को भी दिया करारा जवाब। इमरान खान की फिर बड़ी टेंशन। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने सीज फायर खत्म किया, कहा ये सरकार भरोसे के लायक। सबसे पहले बात करेंगे सीडीएस बिपिन रावत की। कल सीडीएस बिपिन रावत को पूरे देश ने स्नेहपूर्ण अंतिम विदाई दी और आज उत्तराखंड के हरिद्वार में बिपिन रावत की दोनों बेटियों ने पिता और माता मधुलिका रावत की अस्थियां गंगा नदी में विसर्जित कर दी। पूरे विधि विधान से अस्थियां विसर्जित की गईं। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली के बरार स्क्वायर शमशान घाट में दोनों ने मुखाग्नि दी थी। साथ ही अभी तक सीडीएस रावत, उनकी पत्नी और ब्रिगेडियर लिड्डर के पार्थिव शरीर की पहचान हो पाई थी। अब एयरफोर्स के 4 जवानों की भी पहचान हो गई है और आज इन जवानों को भी उनके परिवारों को सौंपकर उचित सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। डॉक्टर साहब, पंचतत्व में विलीन हो गए हैं रावत साहब। साथ ही जिन सैनिकों की पहचान नहीं हो पाई थी उनकी भी पहचान हुई और आज उनका भी क्रिमिनेशन हो गया। देखिए, तो बहुत ही इसको कह सकते हैं हृदय विदारक दृश्य हरिद्वार से आई और ये देख के अच्छा भी लगा कि बेटियां वो काम कर रही हैं जिससे अब तक उन लोगों को दूर रखा गया था। एक पिता का अंतिम संस्कार बेटियों के हाथों हो रहा है। ये बताता है कि हम बिल्कुल समय के मुताबिक हम अपने जो धार्मिक संस्कार हैं उसको बदल रहे हैं और एक अच्छा एग्जाम्पल दुनिया के सामने पेश हुआ। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आज बलरामपुर में थे, यूपी में, जहां उन्होंने न सिर्फ श्रद्धांजलि दी बल्कि 5 मिनट तक इस हादसे के बारे में बातचीत की। सबसे रिमार्केबल और सबसे नोट करने वाली बात क्या है उसमें कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी अपने भाषण में ये नहीं कहा कि ये दुर्घटना है। उन्होंने जनरल रावत के कामों को गिनाया, किस हिसाब से वो हिंदुस्तान के दुश्मनों के लिए एक खतरा बने हुए थे, इसका उन्होंने वर्णन किया और साथ ही ये भी कहा कि देश के अंदर और देश के बाहर जो बैठे हिंदुस्तान के दुश्मन हैं उनसे निपटने की भी चुनौती है। अब एक सवाल उठता चला जा रहा है और जिसका जवाब सरकार को जल्द ही देना पड़ेगा और देना चाहिए भी। ये हिंदुस्तान के लोगों का अधिकार है कि ये बताएं कि ये जो हादसा हुआ उसकी असली वजह क्या है। कोई भी आधिकारिक व्यक्ति इसे दुर्घटना नहीं बोल रहा और यही सबसे बड़ी मिस्ट्री है। जी डॉक्टर साहब, अब बात कर लेते हैं किसान आंदोलन की। दिल्ली के बॉर्डर्स पर 1 साल से ज्यादा वक्त से डटे किसान आज घर लौट जाएंगे। सारे तंबू उखाड़ लिए गए हैं। प्रदर्शनकारी अपना सामान बांधकर ट्रकों पर लाद चुके हैं। सिंघू बॉर्डर पर बनाया गया करीब 40 फुट चौड़ा और 100 फुट लंबा किसान मोर्चा का पंडाल भी हटा लिया गया है। अब तक करीब 40% किसान अपने घरों के लिए रवाना हो गए हैं, पर दूसरी तरफ टिकैत कह रहे हैं कि अभी बॉर्डर खाली करने में 5 दिन का समय और लगेगा। कई हिसाब किताब अभी बाकी हैं जो करने हैं। सर, किसान तो घर के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन टिकैत मौका ढूंढ रहे हैं अभी भी वहीं टिके रहने का। देखिए, किसान नहीं है, मैं शुरू से कह रहा हूं, ये ब्लैकमेलर्स हैं, मंडियों के दलाल हैं। क्या हासिल करके ये लोग जा रहे हैं? ये वही हासिल करके जा रहे हैं कि जिसमें किसान अब तक बंधुआ मजदूर बनता आया। ये उसी व्यवस्था को लागू करके वापस लौट रहे हैं जिसमें किसान आत्महत्या करने को मजबूर होता था। ये वही सिस्टम को वापस स्थापित करके जा रहे हैं जिसमें किसान सिर्फ मंडियों में ही अपने अनाजों को बेचने को मजबूर था।
जीत किसकी हुई? मंडी वालों के दलालों की। और अब क्या हो रहा है? आपने कहा टिकैत क्यों लटका हुआ है। कैपिटल टीवी शुरू से इस बात को कहते आ रहा है कि ये सब राजनीतिज्ञ हैं, इसमें किसान कोई नहीं है। आज खबर आ गई, चडूनी वो एक पार्टी बना रहा है। 1 महीने से मैं कह रहा था कि वो पार्टी बनाएगा, उसका पूरा खानदान इसी काम में लगा हुआ था। दूसरे लोग अब पंजाब और हरियाणा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं फिर से। योगेंद्र यादव टिकैत जो 5 दिन रुकना चाह रहे हैं, वो पॉलिटिकल सेटिंग गेटिंग में चल रहा है मसला। बीजेपी से भी बात हो रही है, आरएलडी के तो वो हैं ही। तो ये सारे के सारे, ये कोई इनके पास न कोई मॉरल अधिकार था, न लोगों के पास लोगों का समर्थन था, न किसान इनके साथ थे। ये तो सरकार अपनी चमड़ी और अपनी राजनीति चमकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को यूपी के अंदर और पंजाब के अंदर नुकसान ना हो, इसलिए सरकार घुटने के बल गिर गई। अदरवाइज हिंदुस्तान के सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा ये जो कानून वापस लिए गए हैं, ये इतिहास में एक काला धब्बा जो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे लगा रहेगा। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर महाराष्ट्र से है। समीर वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने इशारों में जल्द ही अपने घर पर केंद्रीय जांच एजेंसीज का छापा पड़ने का दावा किया है। नवाब मलिक ने ट्विटर पर एक पोस्ट को शेयर किया और लिखा, सुना है मेरे घर में आज या कल सरकारी मेहमान आने वाले हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, हमें उनसे डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। गांधी गोरों से लड़े थे और हमें चोरों से लड़ना है। नवाब मलिक की ये बयानबाजी साफ बयां कर रही है कि वो काफी डरे हुए हैं। आपको बता दें कि मलिक इससे पहले भी कई बार केंद्र पर सरकारी जांच एजेंसीज के दुरुपयोग का आरोप लगा चुके हैं। साथ ही अपनी गलती की माफी भी मलिक ने हाईकोर्ट से मांगी है। सर, नवाब मलिक का ये बयान उनका डर दिखा रहा है, साथ ही हाईकोर्ट के सामने तो वो बिल्कुल नतमस्तक हो चुके हैं। देखिए, तो समय का पहिया है, हर हमेशा एक जैसा होता नहीं है। आदतन इन्होंने समीर वानखेड़े के ऊपर कोई कमेंट कर दिया था, हाईकोर्ट में उसके पिताजी चले गए और वहाँ जब डांट लगी फौरन माफ़ी मांग लिया, वहाँ पे तुरंत झुक करके नाक रगड़ लिया। अब देखिए, ये मंत्री हैं, बाहुबली मंत्री हैं महाराष्ट्र के। अब वो क्या कह रहे हैं, अब आप समझिए। ये छापेमारी किस वजह से हो रही है, तो वक्फ की ज़मीन घोटाले की, और उसमें बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं कि नवाब मलिक के द्वारा इन सारे चीज़ों में जो है कुछ फेवरेटिज्म हुआ है। क्या लेन देन हुआ है, नहीं हुआ है, अब ईडी उसके ऊपर तहकीकात करेगी, क्यों नहीं करेगी, करना भी चाहिए। लेकिन साथ में इन्होंने एक और धमकी भी दे दी। ये किरीट सोमैया बीजेपी के एक लीडर हैं, जिन्होंने ये घोटाला उसको एक्सपोज किया। वो ये काम करते रहते हैं, वो विसल ब्लोअर की तरह ही काम करते हैं। वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के वो लीडर हैं। तो प्रेस के सामने नवाब मलिक ने साफ साफ कह दिया कि एक बीजेपी बने किरीट सोमैया के बारे में कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा और उसको गिरफ्तार किया जाएगा, वो जेल के अंदर उनको भेजा जाएगा। भाई, आप मंत्री हैं कि क्या हैं? कौन आदमी जेल के अंदर जाएगा, कौन आदमी क्या होगा नहीं होगा, ये आपको किसने अधिकार दे दिया? किसने अधिकार ये दे दिया आपको? तो खैर, हिंदुस्तान में तो जजेस कान में तेल डाल करके सोए हुए रहते हैं। हर दिन संविधान का मजाक उड़ता है। हर दिन आप देखिए, हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया कि भाई आप समीर वानखेड़े के ऊपर कोई पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे, फिर भी उसने कर दिया। जाकर के एक हलफनामा में चिट्ठी करके वो लिख करके दे दो कि आई एम सॉरी, अब से नहीं होगा, हो गई माफी, खत्म हो गया। इस देश में गलतियों के लिए सजा ही नहीं मिलती। सजा उसे मिलती है जिसे सरकार तंग करना चाहती है। अब जैसे ये नवाब मलिक, इसने ही तो कहा था ना, अर्नब गोस्वामी को सुसाइड करना पड़ जाएगा, इतना तंग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें महाराष्ट्र के अंदर इसको कह सकते हैं कि सड़ांध के जैसा वहाँ पे पूरा सिस्टम चल रहा है और उसे रोकने वाला कोई नहीं है। न वहाँ की जुडिशरी, न सुप्रीम कोर्ट, न केंद्र सरकार, कोई कुछ नहीं। ये देश एनआरकी की तरफ जा रहा है। जी डॉक्टर साहब,
अगली खबर, पीएम मोदी की यूपी के किसानों को बड़ी सौगात पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से 14 लाख हेक्टेयर से अधिक खेतों की सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के 6200 से अधिक गांवों के लगभग 29 लाख किसानों को इसका फायदा मिलेगा। यानी कि किसानों को पीएम मोदी ने बड़ा तोहफा दिया है। तो साथ ही पीएम मोदी ने अखिलेश यादव को भी करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जब मैं दिल्ली से आ रहा था तो सोच रहा था कि अभी कोई कहेगा कि इसका फीता तो उसने ही काट दिया था। हो सकता है कि उन्होंने बचपन में ही इस परियोजना का फीता काट दिया हो, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि उनका काम फीता काटना है और हमारा काम परियोजनाओं को पूरा करना है। ये डबल इंजन की सरकार का कमाल है। 5 दशकों से ज्यादा काम 5 साल में हो गया है। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी ने किसानों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है, इसका फायदा चुनाव में हो सकता है क्या? और साथ ही अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया। देखिए, इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये जो सरयू नहर परियोजना है, 5 नदियों को एक साथ जोड़ के गांव में, खेतों में। अब ये परियोजना की शुरुआत होती है 1971 में जी। अब समझिए कैसे देश कैसे चला करता था। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश में गलती करने वाले को कोई सजा नहीं, कोई सजा नहीं। इस देश में जो ब्यूरोक्रेसी है, जिस तरह का सिस्टम चल रहा है, वो इतना सड़ गल गया है कि 71 में एक परियोजना बनाई गई और आज वो पूरा होकर के आज उसके प्रधानमंत्री मोदी ने बटन दबा करके उसके गेट्स खोले, पानी गया, माने आज कंप्लीट हुआ। क्या हुआ इस बीच में? कितने सारे अधिकारी आए होंगे, पैसा कमाए होंगे, लखनऊ, नोएडा, दिल्ली में मकान बना लिया होगा इस परियोजना के पैसे से। कोई लेने देने वाला नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी इस देश में है ही नहीं। 71 में यह परियोजना शुरू हुई और 2017 तक, जब तक वहां पे योगी जी की सरकार नहीं आई थी, तब तक 50% भी काम नहीं हुआ जी। और फंड जा रहे हैं। अब आप ये समझिए ये कितने शातिर और किस तरह का सड़ा गला सिस्टम हमने बना रखा है। जहां आप देखोगे वहां पे ये घूसखोर और चोरों की बारात जो है, वहां पे पूरी की पूरी फौज नजर आती है। अब 71 में जो बजट होगा वो बढ़ते 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 वो कहां विकराल रूप ले लिया होगा। फिर भी वो पूरा नहीं हुआ। क्यों? हर डिपार्टमेंट में देश में ही होता है। कोई परियोजना चल रहा है, सिंचाई विभाग वाले वो खाएंगे, जिसको जिसको वहां भेजा जाएगा सब अपना अपना खाया और अपना डकार के निकल गया। नोएडा में जमीन खरीदनी है तो दिल्ली में फ्लैट खरीदना है, बेनामी। और ये सरकार पता नहीं क्यों ऐसा काम नहीं कर रही। ये पूरे एनसीआर में जितनी बेनामी संपत्ति है, ये बड़े बड़े अधिकारी, पुलिस वाले और सब लोगों का जो फ्लैट है, इन लोगों का हिसाब किताब करके पूछा जाना चाहिए। और तमाम लोगों को कि जो सरकारी सेवा में तो थे और खरबपति बन गए, करोड़पति बन गए। अभी हाल में एक तस्वीर आई थी, आपने बता रहे थे किस तरह से पाइप से वो नोट के गड्डियां निकल रही है। माने हद, कहां कहां आप सुधारेंगे इस देश को? तो ये 71 से ये चला आ रहा था और 2017 तक, जब तक योगी जी की सरकार नहीं आई थी, तो 50% भी पूरा काम नहीं हुआ था जी। लेकिन प्रधानमंत्री जल को लेकर के वो इस चीज़ को जान रहे हैं। आप ये समझिए कि हिंदुस्तान में जितनी माने वाटर मैनेजमेंट के लिए, बारिश के पानी को रोकने के लिए, नदियों के बाढ़ को रोकने के लिए जितना काम पिछले 6-7 सालों में हुआ है, वो आज़ादी के बाद 70 सालों में नहीं हुआ था। और ये कोई मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, दिस इज अ फैक्ट। और ये आप समझिए 29 लाख परिवारों को इससे फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा, छोटे किसान। नहीं तो पैसे दे करके कुएं से, बोरिंग में, आप ये समझिए कि जो खेती होती है आजकल के ज़माने में, कुएं के पानी को निकालने का घंटा के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं और बाढ़ का पानी जो है वो बर्बाद हो जाता है। तो आपके पास वो सिस्टम होना चाहिए, नहरें होनी चाहिए, किस तरह से आप उसको खेतों में आप उसको दे सकते हैं। तो खैर वो सिस्टम हो गया
तो इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि आप सिर्फ 5 साल में आपने वो काम कर दिया जो पिछले 35 साल में नहीं हुआ था। अब ये समझिए 71 का ये परियोजना है, और इसलिए उन्होंने कटाक्ष किया कि मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि कहीं कोई ट्वीट आए कि ये तो हम पहले ही हम फीता काट चुके हैं, लेकिन ऐसा कोई आया नहीं। और उसमें जो मूल बात ये थी कि वो बचपन में ही कर दिए होंगे, क्योंकि उनकी जन्म तिथि 73-74 के आसपास की है जी। और 71 में ये परियोजना जो है वो उसकी शुरुआत हुई थी और अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो ये फर्क देश की जनता को करना और समझना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर इमरान खान की बढ़ती टेंशन पर। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार के सामने घर में ही नई मुश्किल खड़ी हो गई है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ने एक बयान जारी कर कहा कि वो सरकार के साथ 1 महीने पहले किए गए सीज फायर को खत्म कर रहा है। तालिबान ने इमरान खान सरकार पर आरोप लगाया है कि वो भरोसे के काबिल नहीं है। टीटीपी के इस फैसले के बाद साफ हो गया है कि अब पाकिस्तान में फिर आतंकी हमले होंगे। हालांकि तालिबान के बयान पर अब तक सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। डॉक्टर साहब, इमरान खान का और उनके नए पाकिस्तान का क्या होगा? देखिए, आप बबूल के पेड़ रोपेंगे तो उसमें फल तो उगेंगे नहीं जी। कांटे ही से आपको टैकल करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा। अब हुआ क्या है, ये तालिबान 2 तरीके का, एक तालिबान अफगानिस्तान जी। और एक तालिबान पाकिस्तान, वो टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान। अब ये कौन है? ये देवबंदी तालिबानी हैं। ये सब के सब जो पाकिस्तान जिहाद करवाना चाहता है, ये रियासत मदीना बनाना चाहता है, आपने धर्म का ऐसा गलत इस्तेमाल राजनीति में किया जिससे लोगों को लगता है कि पढ़ना लिखना बेकार है। धर्म के नाम पे जान देना उसमें सबसे बड़ा पुण्य है। जब समाज को आप इतने संकीर्ण अवस्था में लेकर चले जाएंगे तो वहां क्या होगा? अब वहां पे अपनी ताकत का इस्तेमाल करके आपने तालिबान को बिठा दिया जी। तो तालिबान ने को जब बिठाया गया तो तालिबान और अफगानिस्तान तालिबान दोनों में डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इस अप्रोच में है कि जो अफगानिस्तान तालिबान है वो पाकिस्तान में कोई एक्टिविटी नहीं करता है और टीटीपी वाले एक्टिविटी करते हैं। मतलब बॉम्ब ब्लास्ट आपने सुना होगा कि स्कूल में बच्चों को जो वो इतना शर्मनाक हादसा। तो खैर ये लोग तो शर्मनाक काम ही करते हैं, ये कोई अच्छे लोग थोड़ी तालिबान वाले। तो कल एक नया डेवलपमेंट हुआ। तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर सकता है और पाकिस्तान में इस्लामिक कानून नहीं चलता। पाकिस्तान में इस्लाम के प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अब देखिए कैसा गोबर लगा है चेहरे पे। अब यहां हिंदुस्तान में जो मौलवी मौलाना और लेफ्ट लिबरल कबाल है वो डिबेट करता रहे कि भाई तालिबान का इस्लाम क्या, उसका इस्लाम क्या, उसका इस्लाम क्या। वो देवबंद स्कूल के ही है सब। इसलिए तालिबान के ऊपर खुशियां मनाई जा रही थी यूपी के अंदर में बहुत कि भाई तालिबान से बात कर लो, बात कर लो। ये कनेक्शन है इन लोगों का। तो वहां से ये कहा गया तालिबान जो जिसको आपने सत्ता दिलवाया वही आपको आईना दिखा रहा है कि भाई आप इस्लाम के कानून जो है पाकिस्तान में कोई उसके वजूद नहीं है। और ठीक उसके 10 घंटे के बाद तालिबान की तरफ से, तालिबान पाकिस्तान की तरफ से ये आ गया कि भाई हम सीज फायर को तोड़ते हैं। अब फिर हम पाकिस्तान के अंदर में इस्लामिक रूल लगाएंगे। इनको कोई आज़ादी नहीं चाहिए, वो कोई खालिस्तानी थोड़ी हैं, ये कोई कश्मीरी आतंकी थोड़ी कि भाई उनको एक हिस्सा चाहिए। उनको पूरा का पूरा पाकिस्तान चाहिए और वैसा पाकिस्तान चाहिए जहाँ पे शरिया पूरी तरीके से 100% लागू हो। तो ये इमरान खान के लिए एक नई मुसीबत। वहाँ की पाकिस्तान पैसे बेसिकली देखिए, ये आतंकवादी संगठन जो चलते हैं उसके लिए पैसे चाहिए। अब खुद ही भिखमंगा हो गया है, पाकिस्तान कटोरा लेकर के घूम रहा है, खुद तो इसको भीख नहीं मिल रही, वो दूसरे संगठन को कैसे पालेगा। तो ये कई सारी चीज़ें अभी
अभी इसको कहते हैं कि पाकिस्तान सड़ना शुरू हुआ है। अभी ये सड़ेगा ये मुल्क, फिर इससे बदबू आएगी, फिर उसके बाद जो है इसका जो हाल होना है वो तो होना ही है। जी सर, इतनी बेहतरीन जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।